welcome back. In this video we will discuss stomach. Stomach के हवाले से आपको जितने भी confusion है, everything MCQs based information, important points, हर बोर्ड को मैं कवर करूँगी, सिंध, पंजाब, फेडरल, whatsoever, NCERT भी, I'll take care of everything. All you need to do is stay with me till the end of this video. स्टमक को समझने से पहले आई होप आपने बेसिक फीचर ऑफ गट वाली एक वीडियो थी वो देखी होगी. वहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, थोड़ा सा पीछे का, थोड़ा सा पीछे के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं. मैंने कहा था कि जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है, आपकी एलिमेंट्री कैनाल, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है. मैंने ईसोफेगस को ले लिया, एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है ईसोफेगस. ईसोफेगस को जब मैं यहाँ से काटूंगी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ईसोफेगस को लिया इस तरीके से. जब आप ऐसा कोई पार्ट लेते हो और उससे आप जब ऑब्जर्व करेंगे, कभी कुछ ऐसा दिखता है, इसको जब मैं ऊपर से ऑब्जर्व करूंगी तो ये ऐसा लगेगा. तो इस सेक्शन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफर सेक्शन बोलेंगे. ये सारी बात हो चुकी थी, राइट. ये आपका क्या है? ये ल्यूमन है. ल्यूमन क्या होता है? वो खाली जगह जहाँ पे खाना पड़ा हुआ है, वो ल्यूमन है. नॉट ओनली खाना, यानी कि किसी भी ऑर्गेनल की कोई खाली जगह, किसी भी लिविंग ऑर्गन की कोई खाली जगह, उसे ल्यूमन बोलेंगे, ठीक है. तो ये ल्यूमन है. एलिमेंट्री कैनाल क्या, जो ल्यूमन, उसके अंदर खाना आएगा, राइट. अब जो ल्यूमन के बाहर सबसे पहली वॉल होती है वो कौन सी होती है? वो म्यूकोजा होती है. इनके फंक्शंस वगैरह सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, तो मैं यहाँ पे उसकी बात नहीं करूँगी. उसके बाद आती है आपकी सब म्यूकोजा, ठीक है. उसके बाद मस्क्यूलैरिस और उसके बाद सेरोसा. तो ये क्या है? ये लेयर्स हैं किसकी? आपके गट की. तो स्टमक के अंदर भी यही सेम कंपोजिशन होती है, ठीक है. हाँ, कुछ एडिशनल ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं. वो आपकी इन्हीं लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होता है, सब म्यूकोजा के अंदर प्रेजेंट होता है. तो ये मुझे आपको बताना था क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था. तो अब आ जाते हैं हम लोग स्टमक के ऊपर. देखो, स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है. स्टमक को समझिए एक ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर खाना अबाउट 4 to 5 आवर्स रहता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि खाना कितने घंटे तक स्टमक के अंदर रहता है. तो 4 to 5 आवर्स. स्टमक कैसा होता है? मस्क्यूलैरिस होता है. स्टमक स्ट्रेच भी हो सकता है, और जब आप खाना बहुत देर तक नहीं खाते तो स्टमक कैसा हो जाता है? एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, सुकड़ जाता है, ठीक है. स्टमक आपके डायफ्राम के नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, बिलो द डायफ्राम. एग्जैक्टली अगर बात करें स्टमक के लोकेशन की, तो ये प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है. डायफ्राम के तो नीचे है, लेकिन उसके बाद लेफ्ट साइड पे स्टमक प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है. ये स्टमक की बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई. स्टमक की अगर पीएच की बात करें तो स्टमक की पीएच हाईली एसिडिक होती है, अबाउट 1.5 इसकी पीएच होती है. और ये आपको पता होना चाहिए स्टमक की पीएच कितनी होती है, तो 1.5 होती है. उसके बाद स्टमक, बिकॉज स्टमक के अंदर HCl रिलीज होता है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एसिड्स, इसीलिए स्टमक की जो वॉल है वो अच्छे से म्यूकस से कवर्ड होती है. ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी स्टमक के बारे में, ठीक है. स्टमक के 3 मेन फंक्शन होता है, ठीक है. स्टमक के 3 मेन फंक्शन होता है. पहला क्या होता है? पहला होता है खाने को स्टोर करके रखना, स्टोरेज ऑफ फूड. खाना बहुत, एलिमेंट्री कैनाल में अगर कोई पार्ट है जहाँ पे खाना बहुत घंटों तक रहता है तो वो आपका स्टमक है, जहाँ पे डाइजेशन भी हो रही है. वैसे तो खाना रेक्टम के अंदर भी अबाउट 4 to 5 या फिर उससे भी ज़्यादा 8 से 10 घंटे खाना रेक्टम के अंदर रह सकता है, बिकॉज वो प्रोसेस इनवॉलेंट्री है. वो प्रोसेस वॉलेंट्री है, आपके कंट्रोल में है. जब आपको लगता है यू नीड टू गो टू द टॉयलेट, तो इट्स लाइक दैट. वहाँ पे डाइजेशन नहीं हो रही, राइट. वहाँ पे सिर्फ स्टोरेज हो रही है रेक्टम. लेकिन स्टमक में ऐसा नहीं होता. स्टमक के अंदर स्टोरेज तो होती है लेकिन डाइजेशन भी होती है. तो ये खास बात है स्टमक की कि डाइजेशन के साथ साथ स्टोरेज हो रही है.
वो भी 4 से 5 घंटे तक खाना स्टोर रहता है स्टमक के अंदर। उसके बाद इसके अंदर केमिकल डाइजेशन भी होती है। मैंने आपसे बहुत बार पहले भी बताया हुआ केमिकल डाइजेशन क्या होती है। और तीसरी बात ये, इसके अंदर मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है। मैकेनिकल डाइजेशन मैंने आपसे कहा था कि स्टमक के वॉल्स के अंदर जो मस्कुलैरिस लेयर होती है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, मस्कुलैरिस के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं बाहर वाली तरफ, इंटरनली सर्कुलर मसल्स होता है और बीच में ऑब्लिक मसल्स होता है। ये बात मैं आपको बहुत रैपिडली बता रही हूँ, शायद आपको ऐसा लग रहा है हमें तो समझ नहीं आ रहा। वो इसलिए बिकॉज यू हैवंट वॉश्ड द प्रीवियस वीडियोस। मैंने अब ये बात बहुत डिटेल में बेसिक से ज़ीरो से शुरू करके बताई थी, तो यू मस्ट कंसिडर दोज एज वेल। खैर, तो मस्कुलैरिस के अंदर जो मसल्स होते हैं स्टमक में, वो बहुत स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टमक के अंदर मूवमेंट होती है खाने की, और जिससे क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन होती है खाने की। अच्छा, ये जो मूवमेंट होती है इसको बोलते हैं चर्निंग। ठीक है, चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं इसको। जब खाना अपना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो ये एक क्रीमी पेस्ट, एसिडिक क्रीमी पेस्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, खाना स्टमक में डाइजेस्ट हो चुका है, अब 4 से 5 घंटे के बाद ये खाना एक क्रीमी पेस्ट के अंदर बदल गया है, अब जो कि अब कहाँ जा रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और ये जो क्रीमी पेस्ट है, इसका एक नाम है, इसे कहते हैं काइम। क्या बोलेंगे, काइम। एक टर्म मैंने आपको पहले बताई थी, बोलस। बोलस वो राउंड पार्शली डाइजेस्टेड फूड था जो कि माउथ के अंदर बनता है। तो जब खाना हम लोग मुंह में डालते हैं और फिर स्वेलो करते हैं, तो वो जो एक चीज़ होती है, वो जो जितना वो खाना डाइजेस्ट हो चुका है उसको बोलस बोलते हैं। तो बोलस अलग चीज़ है। जब आप खाना को स्वेलो करोगे, निगलोगे अपनी ईसोफेगस के अंदर, तो वो बोलस है। लेकिन अब जब स्टमक से खाना जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो वो उसे क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे। तो ये टर्म्स आप बहुत एकदम इंट्रोड्यूस करवा लो अपने आप को। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब ये तो हो गई बहुत बेसिक सिंपल सी स्टमक की यहाँ वहाँ की बात है। अब आते हैं हमारे रियल टॉपिक के ऊपर, जो कि है आपका क्या, जो कि आपका पार्ट्स ऑफ स्टमक है। ठीक है, अच्छा, अगर पार्ट्स ऑफ स्टमक की बात करें तो स्टमक के अंदर टोटल 3 रीजन्स होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पार्ट है, नहीं। बेसिकली हमने स्टमक को ऑन द बेसिस ऑफ रीजन डिवाइड किया है कि ये रीजन अपर रीजन है, ये वाला बीच में आता है, ये लास्ट में आता है, इस तरीके से। तो स्टमक में जो सबसे ऊपर वाला रीजन है, ठीक है, उसे हम कहते हैं फंडस। क्या बोलेंगे, फंडस। ये जो पार्ट है, दिस इज फंडस। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है जो कि सबसे ऊपर होगा, ऊपर वाली तरफ होगा, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कार्डिया। सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होगा इसे बोलेंगे पाइलोरस। और जो बीच में आपका ये पूरा, ये जो बाकी बीच वाला पार्ट है जहाँ पे खाना असल में बहुत देर तक रहेगा, ये है बॉडी। तो कितने रीजन्स हो गए, 3 रीजन्स हो गए, फंडस, कार्डिया, बॉडी, पाइलोरस। ये पार्ट्स ऑफ स्टमक है जो आपको एकदम याद होने चाहिए, बहुत आसान है। ठीक है, एक हो गया आपका कार्डियक रीजन। ठीक है, कार्डियक रीजन के अंदर क्या होता है, इन सब के अंदर अलग अलग ग्लैंड्स होता है। क्या होता है, अलग अलग ग्लैंड्स होता है। एक मुझे आपको बात बतानी थी कि कहीं भी आप वर्ड गैस्ट्रिक सुनो या फिर गैस्ट्रिन सुनो, तो समझ लेना रिलेटेड टू स्टमक कोई बात हो रही है। गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है, पेप्टिक अल्सर। तो ये जो पेप्टिक, गैस्ट्रिक, ये वर्ड्स रिलेटेड टू स्टमक है। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे मैंने आपको लास्ट में बताया था जब हमने ओवरऑल एनाटॉमी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात की थी, तो मैंने कहा था कि स्फिंक्टर्स होते हैं, जगह जगह पे स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं। तो इस स्फिंक्टर को मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ। यहाँ पे आपके पास, यानी कि ये आपका यहाँ से क्या है, दिस इज इसोफेगस। इसोफेगस से खाना आता है, राइट।
ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस से खाना कहाँ पे जाएगा? स्टमक में जाएगा। तो ईसोफेगस और स्टमक के दरमियान में एक स्फिंक्टर होता है। इस स्फिंक्टर को हम क्या कहेंगे? आई होप आपको अब तक पता है स्फिंक्टर क्या होता है। तो स्फिंक्टर बैकवर्ड मूवमेंट को प्रिवेंट करवाता है कि खाना दोबारा से ईसोफेगस में ना चला जाए, इसलिए एक रबर लाइक बैंड होता है जो कि उसको रोकता है। इसको स्फिंक्टर बोलता है। तो ये वाला जो स्फिंक्टर है इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे? गैस्ट्रो। गैस्ट्रो यानी कि स्टमक से रिलेटेड, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ईसोफेजियल कहाँ से आया? ईसोफेगस से आया। तो गैस्ट्रो यानी कि स्टमक और ईसोफेगस के दरमियान में जो स्फिंक्टर है वो आपका गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर है। अच्छा, इस स्फिंक्टर का एक और नाम है, इसे बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। क्यों? बिकॉज ये कार्डिया वाला पार्ट है, राइट? दिस इज योर कार्डिया, कार्डियक रीजन ऑफ स्टमक। तो ये कार्डियक रीजन स्फिंक्टर के करीब है, इसलिए इसे हम लोग कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। डन। अच्छा, यहाँ पर आपकी क्या शुरू हो रही है? यहाँ पे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगी, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। ये आपको आगे भी पढ़ना है तो अभी पढ़ लीजिए, ठीक है? ये तो बहुत बेसिक सी बात है, आपको पता होना चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, जिजैनम, इलियम, ठीक है? अब स्टमक के बाद हमारा ड्यूडेनम शुरू हो जाता है, और इन दोनों के दरम्यान में एक स्फिंक्टर होता है कि खाना दोबारा से स्टमक में ना चला जाए, काइम दोबारा से स्टमक में ना चला जाए, तो इसलिए यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होता है। इस स्फिंक्टर का नाम क्या है? इस स्फिंक्टर को हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। क्यों? बिकॉज ये आपका पाइलोरस रीजन है, राइट? तो पाइलोरस रीजन के करीब जो स्फिंक्टर है उसे हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलेंगे। डन। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको? तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक था। देखो, अब हमारे पास मैं आपको एक चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ, वो है जस्ट अ सेकेंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, ठीक है? गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है? देखो, स्टमक के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज होता है, स्टमक के अंदर HCl रिलीज होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें स्टमक के अंदर रिलीज होती है। स्टमक के अंदर डाइजेशन होती है, मैकेनिकल भी होती है, केमिकल भी होती है। जो केमिकल डाइजेशन है वो ऑफकोर्स हार्मोन्स और एंजाइम्स के थ्रू होगी। तो स्टमक के अंदर हार्मोन भी रिलीज होता है। कौन सा होता है आगे बात करेंगे, पहले एंजाइम्स की बात करेंगे। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये रिलीज होते हैं स्पेशल ग्लैंड से, है ना? इतना तो सबको पता है कि एंजाइम्स हो या हार्मोन्स हो, ये कहाँ से आते हैं? ये ग्लैंड से आते हैं। ग्लैंड्स आपके 2 तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अभी ये बातें यहाँ पे बताने जैसी नहीं है, बट स्टिल आई थिंक आई टेक बायोलॉजी एज अ स्टोरी, सो आई फील लाइक whatever topic comes in, I just need to connect dots with each other, क्योंकि ये भी आपको चीज़ एक ना एक दिन तो पढ़नी है। सो व्हाई नॉट कैच द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इट राइट नाउ? तो इसीलिए ये 2 तरीके के ग्लैंड्स होते हैं। एक मिक्स्ड ग्लैंड्स भी होता है, यानी कि वो ग्लैंड जो कि एंडोक्राइन सिक्रीशन भी करे और एक्सोक्राइन सिक्रीशन भी करे। अब जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं। इसका मतलब ये कि एंजाइम हो या हार्मोन हो, दोनों की दोनों चीज़ें कहाँ से आती हैं? ग्लैंड से आती हैं। ये चीज़ मैंने आपको सलेवरी ग्लैंड्स के अंदर भी बताई थी कि आपका जो सलाइवा है उसके अंदर एंजाइम्स वगैरह होता है। तो सलाइवा कहाँ से सिक्रीट होता है? सलेवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और सलेवरी ग्लैंड्स आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास एक डक्ट होती है, एक डक्ट के थ्रू सिक्रीशन आती है, और सिक्रीशन क्या है? एंजाइम सिक्रीशन है, ठीक है? तो स्टमक के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ जूस रिलीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन करते हैं फूड की। अब देखो, अभी तक सो फार माउथ के अंदर डाइजेशन हुई है आपकी कार्बोहाइड्रेट की, है ना? इतना सबको पता है। माउथ के अंदर मैंने पढ़ाया था ये आपको बहुत अच्छे से कि 30% स्टार्च ब्रेक डाउन होता है किसके अंदर? माल्टोज के अंदर। क्लियर हो गया? ये तो आपको पता है।
माउथ के अंदर अभी सिर्फ हमने स्टार्ट की थोड़ी बहुत डाइजेशन करवाई है 30%, अभी तो कुछ डाइजेस्ट हुआ ही नहीं है। तो स्टमक के अंदर डाइजेशन होती है और होता क्या है कि ये स्टमक के अंदर आपके पास गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। ये गैस्ट्रिक जूस निकलता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। अब क्वेश्चन ये है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से की क्या सिक्रीशन होती है, एक वो बात, और दूसरी बात ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की लोकेशन क्या है, कहाँ पे पड़े हुए होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, क्योंकि हमने पढ़ा है गट की बड़ी सारी वॉल्स लेयर्स होती हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलैरिस, सेरोसा। तो कौन सी लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स? ध्यान से सुनना, जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो आपके प्रेजेंट होता है सब म्यूकोसा के अंदर। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपके म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट होता है, सब म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट होता है। और दूसरी बात ये कि ये जो आपके पार्ट्स ऑफ स्टमक है, इन हर पार्ट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो जो आपका मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो पाया जाता है आपके फंडस और बॉडी के अंदर। जो मेन देखो, फंडस आपका मेन पार्ट है, इसके अंदर भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। I'll mention everything here। तो पहले देखो कार्डियक रीजन जो है ना, पहले कार्डियक रीजन की बात करूँ, सबसे पहले आता है आपका कार्डियक रीजन। जो कार्डियक रीजन है उसके अंदर होते हैं म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स। मैंने अभी कहा था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि रिलीज होता है स्टमक के अंदर, तो एकदम अच्छी हमें लाइनिंग चाहिए म्यूकस की, ताकि वॉल ऑफ स्टमक खराब ना हो। तो कार्डियक रीजन के अंदर बहुत सारा म्यूकस ग्लैंड्स होता है, ये बहुत सारा म्यूकस सिक्रीट करता है। सेकंड आ जाओ अपनी बॉडी पे और फंडस पे। बॉडी और फंडस के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर हमारे पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बड़े सारे एंजाइम्स होते हैं। 3 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं इनके अंदर, जिनको मैं बहुत आपको ट्रिक भी बताऊंगी किस तरीके से आप याद करोगे इन्हें, और हर चीज़ आई विल डिस्कस इन डिटेल। तो अभी के लिए इतना, अब जितना पढ़ा रही हूँ मैं उतना एकदम कंज्यूम करते जाओ, एब्जॉर्ब करो उसे, एंड देन थिंक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो कार्डियक रीजन के अंदर म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं। अब आपकी बॉडी और फंडस में होते हैं मेन आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में अच्छा, अब होता कहाँ पे ये समझ आ गया, होता कहाँ पे, सब म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये लोग गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। अब होता क्या है गैस्ट्रिक ग्लैंड में, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करी मैं। देखो ये आपकी सब म्यूकोसा है, समझ लो ये आपकी सब म्यूकोसा है। इस सब म्यूकोसा के अंदर एक इस तरीके से पिट बनी हुई होती है, इसको गैस्ट्रिक पिट बोलते हैं। गैस्ट्रिक पिट, पिट किसी भी तरीके के खड्डे को हम लोग किसी भी तरीके के खड्डे को पिट बोला जाता है। ठीक है, एक होती है पीक, पीक यानी कि द टॉप पार्ट ऑफ समथिंग, पीक ऑफ माउंटेन। तो पिट उसका ऑपोजिट है, कोई भी खड्डा। तो ये जो इस तरीके की एक नीचे वाली साइड पे सब म्यूकोसा के अंदर इस तरीके की गैस्ट्रिक पिट्स बनी हुई होती है। इन गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। ठीक है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं बना लेती हूँ गैस्ट्रिक ग्लैंड, दिस इज अ गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक पिट है, और गैस्ट्रिक पिट के अंदर क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। वी नीड टू स्टडी गैस्ट्रिक ग्लैंड, हमारा काम गैस्ट्रिक ग्लैंड से है। तो मैंने क्या कहा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर 3 तरीके के सेल्स होते हैं, 1 2 3। इन तीनों से अलग अलग सिक्रीशन आती है, इन तीनों का डिफरेंट काम होता है। सिक्रीशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एंजाइम्स याद वगैरह होने चाहिए। तो अभी हमारा काम है गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टडी करना, और अगर आपने गैस्ट्रिक ग्लैंड समझ लिया देन आई थिंक योर स्टमक इज फाइन, आई मीन योर टॉपिक वाइज आपका स्टमक क्लियर हो जाएगा। Hello everyone, welcome back. In this video we are going to see gastric glands
मैंने ऑलरेडी नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये सारा जो टॉपिक है ये हम लोग कवर कर चुके हैं पहले ही पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि स्टमक के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सो देयर वर 4 रीजन्स इन स्टमक: फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरस। ठीक है, 2 स्फिंक्टर्स थे, एक आपका था गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है, और एक आपका था पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, पाइलोरस सबसे आखिर वाला एंड था, सबसे ऊपर आपका आता है यहाँ पे कार्डिया आता है, जो कि हार्ट के बहुत करीब होता है, इसीलिए हम लोग कार्डियक नाम दे दिया इस रीजन को। इतनी बात क्लियर थी आपको? हमने फंक्शंस पढ़े थे गैस्ट्रिक जूस के। अच्छा, उसके बाद हमने कहा था कि भाई देखो, आपका जो कार्डियक रीजन होता है उसके अंदर स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं, जो कि होता है आपके म्यूकस ग्लैंड्स। ठीक है, ये जो आप ये जो नंबरिंग दी हुई है, ये 1 2 3 4, मैं आपको बता देती हूँ। 1 जो है आपका वो कार्डियक रीजन है, 2 आपका फंडस रीजन है, ये जो 3rd है ये आपका बॉडी है, 4th है पाइलोरस। ये चारों रीजन्स हो गए। ठीक है, तो अब कहना ही वो ये चाहता है कि आपका जो कार्डियक रीजन है यहाँ पर होते हैं म्यूकस ग्लैंड्स। ठीक है, लेकिन जो आपके मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से एंजाइम रिलीज होगा वो आपका फंडस और बॉडी के अंदर मिलेगा। तो बॉडी और फंडस के अंदर कौन से होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर फाउंड इन फंडस एंड बॉडी। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो बेसिकली उनकी जो लेयर्स होती हैं, बेसिक फीचर्स ऑफ गट वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, 4 इस तरीके से हमारी गट की लेयर्स होती हैं। ल्यूमन होता है सबसे अंदर जहाँ पे खाना प्रेजेंट होगा, उसके बाद 4 लेयर्स होती है: म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा। ओके, मैं ये बातें बहुत जल्दी बता रही हूँ बिकॉज ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली 4 लेयर्स होती हैं, दोबारा से सुन लो। पूरे एलिमेंट्री कनाल की 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, ये जैसे फॉर एग्जांपल ईसोफेगस है, तो ईसोफेगस को जब मैं इस तरीके से कट करूँगी और इसका ट्रांसफर सेक्शन देखूँगी तो इसकी मुझे 4 ऊपर से देखूँगी तो मुझे 4 इसकी लेयर्स नज़र आएंगी। ठीक है, उनके नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। तो उनमें से जो एक लेयर होगी सब म्यूकोसा के अंदर आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। इस तरीके से गैस्ट्रिक पिट्स होती हैं, उन गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। अब डिस्कस करते हैं हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर हमारे पास 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। पहले आपके हैं जाइमोजन सेल्स। अभी आपको नाम याद करने पड़ेंगे, एक एक सेल के 3 या 2 नाम है। तो यू शुड रिमेंबर, आपको कुछ भी पूछ सकता है। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि पेप्टिक सेल्स क्या रिलीज़ कर सकता है, आपको ये भी पूछ सकते हैं कि चीफ सेल्स क्या रिलीज़ करेंगे, या फिर आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जाइमोजन सेल्स क्या रिलीज़ करेंगे। तो ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सबसे अगर नहीं हो रही तीनों नाम तो एटलीस्ट आप जाइमोजन याद करो। पेप्टिक तो ऐसे याद हो जाएगा क्योंकि पेप्सिन रिलीज़ हो रहा है, तो पी से पेप्टिक, पी से पेप्सिन, तो जस्ट मेक अ लिंक एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, और बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। आई थिंक ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत आसान है। इट्स लाइक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड जेन्युइनली तो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत आसान लगेगी। ठीक है, जब आप किंगडम एनिमल या फिर किंगडम प्लांटी जैसे चैप्टर्स, खतरनाक चैप्टर्स पढ़ लेते हो तो फिर ये चैप्टर्स बहुत आसान लगता है। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, 3 तरीके के सेल्स होते हैं। पहला आपका है जाइमोजन सेल्स। क्या होता है? जाइमोजन सेल्स, जिनका 2 और नाम है, पेप्टिक सेल्स या फिर चीफ सेल्स। ये लोग क्या करते हैं? ये एक एंजाइम रिलीज़ करते हैं जिसका नाम है पेप्सिनोजन। ठीक है, जिसका क्या नाम है? पेप्सिनोजन। अभी जो पेप्सिनोजन है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। पेप्सिन यानी कि किसको डाइजेस्ट कर रहा है? ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा, लेकिन ये जब रिलीज़ होता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रिलीज़ होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अगर ये एक्टिव फॉर्म के अंदर रिलीज़ होगा तो ये तो अपने खुद के जाइमोजन सेल्स को ख़त्म कर देगा, क्योंकि हर सेल का मेजर पार्ट, तो आपने बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ा होगा कि मेजर पार्ट तो है ही प्रोटीन्स। 51% ऑफ द सेल ड्राई वेट जो है वो प्रोटीन होता है। तो पेप्सिन अगर रिलीज़ होगा एक्टिव फॉर्म के अंदर पेप्सिनोजन, तो वो तो पूरा सेल ही, स्टमक का पूरा वॉल्स ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसीलिए हम लोग इसे इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ करते हैं, लेकिन जब खाना आता है तो फिर इसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसे एक्टिव फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है? HCl कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये इसकी एक्टिव फॉर्म हो गई। ये किस के ऊपर काम करता है? ये प्रोटीन्स के ऊपर काम करता है, और प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देगा पेप्टोन्स में। एंड आई होप आपने बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा बहुत आपको याद है। तो पेप्टोन्स क्या होता है? देखो, जो प्रोटीन्स होता है ना, आई होप आई कैन रिमूव दिस नाउ, यहाँ पे बात करते हैं। देखो, जो प्रोटीन्स होते हैं, हमें पता है कि प्रोटीन्स का जो मोनोमर होता है वो होता है अमाइनो एसिड।
ठीक है, ये पॉलीमर है, इसका मोनोमर है अमाइनो एसिड। लेकिन अमाइनो एसिड डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना देते। प्रोटीन बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड अमाइनो एसिड की चेन होती है। प्रोटीन बहुत ज़्यादा पैकेज्ड, मॉडिफाइड, टैग्ड चेन होती है, तो और बहुत लॉन्ग चेन्स होती हैं। तो अमाइनो एसिड ना पहले छोटी छोटी चेन्स बनाता है। ये जो छोटी चेन्स हैं, यानी कि 2 अमाइनो एसिड की, 3 अमाइनो एसिड की, इसको बोलते हैं पेप्टाइड्स। क्या बोलेंगे? पेप्टाइड्स बोलेंगे। अमाइनो एसिड से मिलकर क्या बना? पेप्टाइड्स बना। पेप्टाइड्स यानी कि 10-15 अमाइनो एसिड्स तक पेप्टाइड्स बोला जाता है। उसके बाद हम एक और टर्म यूज़ करते हैं जिससे थोड़ी सी और लंबी चेन हो गई, इसको बोलेंगे पेप्टोन्स। ठीक है, थोड़ी सी और लंबी चेन। अब इसको मैं अगर और इसके साथ और अमाइनो एसिड जोड़ दूँ, बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन बना दूँ, तो वो फिर प्रोटीन होगा। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि अमाइनो एसिड डायरेक्टली मिलकर प्रोटीन नहीं बना लेते। अमाइनो एसिड पहले पेप्टोन्स, देन पेप्टाइड्स, सॉरी, अमाइनो एसिड, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स एंड देन प्रोटीन्स। सो इफ़ यू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा अमाइनो एसिड में। फर्स्ट द प्रोटीन्स विल बी ब्रोकन डाउन इन पेप्टोन्स एंड देन पेप्टाइड्स, उसके बाद अमीनो एसिड्स। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो इसीलिए स्टमक के अंदर डायरेक्टली अमाइनो एसिड के अंदर नहीं टूट जाते प्रोटीन्स आपके, पेप्टोन के अंदर बस पेप्टोन तक होती है आपकी डाइजेशन। ये भी आपको याद रखना है कि अगर आपसे वो पूछ रहा है स्टमक के अंदर पेप्सिनोजन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू व्हाट? अमीनो एसिड्स, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स और ऑल ऑफ दीज, तो पेप्टोन सही जवाब होगा। पहला सेल क्लियर हो गया आपका, ज़ाइमोजन सेल्स या फिर पेप्टिक सेल्स क्या काम होता है? पेप्सिनोजन रिलीज करता है, किसके ऊपर काम करता है? प्रोटीन्स के ऊपर। डन। सेकेंड सेल पे आ जाओ। सेकेंड सेल है आपका ऑक्जेंटिक सेल या फिर पेराइटल सेल। ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल या फिर पेराइटल सेल। ऑक्जेंटिक सेल का काम होता है HCl रिलीज करना। ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल या फिर पेराइटल सेल का काम होता है HCl को रिलीज करना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एसिड्स इन द वर्ल्ड। और HCl के बहुत सारे काम होते हैं। HCl पहले तो डाइजेशन को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, ये स्पेसिफिकली किसी कंपोनेंट को डाइजेस्ट नहीं करता, किसी बायोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट नहीं करता, लेकिन डाइजेशन को फैसिलिटेट करता है। माइक्रोब्स की किलिंग करता है, बैक्टीरिया वगैरह को मारता है। और ये ऑफकोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट काम इसका ये है कि ये पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है। ठीक है, इसकी वजह से pH हो जाती है स्टमक की 1.5 to 2.5। ये आपको याद रखनी है, स्टमक की pH क्या होती है, तो 1.5 इसकी pH होती है। और मज़े की बात ये, जो पेप्सिनोजन है आपका, ये इसी pH के ऊपर काम करेगा। पेप्सिनोजन कभी भी बेसिक pH या न्यूट्रल pH पे काम नहीं कर सकता, एसिडिक pH के ऊपर काम करेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि HCl जो है वो डाइजेशन को फैसिलिटेट करता है, pH प्रोवाइड करता है, तभी एंजाइम उसी pH के ऊपर काम करता है। दूसरा सेल क्लियर हो गया। कब क्या बोला मैंने? ऑक्जेंटिक सेल्स और योर पेराइटल सेल्स secrete HCl. HCl facilitates your digestion, kills bacteria or microbes. It activates pepsinogen. ठीक है, it maintains the pH of stomach, which is around 1.5 to 2.5. Okay, done. Now coming to the third cell, जो कि आपका म्यूकस नेक सेल्स या फिर इसे म्यूकस सेल्स भी बोल सकते हो आप। इसका बेसिक सा काम होता है, नाम से पता चल रहा है, म्यूकस सिक्रीट करता है। इतना ख़तरनाक एंजाइम और इतना ख़तरनाक एसिड जब आपके स्टमक के अंदर रिलीज़ होगा, तो ऑफकोर्स स्टमक की लाइनिंग भी तो ख़राब हो सकती है। तो इसलिए बहुत सारा म्यूकस की थिक लाइनिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो म्यूकस ऑफकोर्स प्रोटेक्शन करता है, आपकी ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा स्टमक को। बहुत प्लेलिस्ट की बहुत इस जो सीरीज़ चल रही है डाइजेशन की, अभी इसकी बहुत इनिशियल वीडियोस के अंदर मैंने कहीं आपको बताया था एक फैक्ट के, आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी जो लाइनिंग है वो होती किससे है? वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू से होती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है, चाहे वो माउथ के अंदर की लाइनिंग हो, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर की लाइनिंग हो। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, ये 24 आवर्स के अंदर रीन्यू होती है, यानी कि पुरानी वाली शेड ऑफ हो जाती है और फिर नई वाली आती है। तो इसीलिए ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ MCQs रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर योर एग्जामिनेशंस, या आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स के अंदर ये क्वेश्चंस 100% आ सकते हैं स्टमक वाले टॉपिक में। सबसे पहले तो ये जो सारी सिक्रीशंस हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड की, इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं गैस्ट्रिक जूस का। समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, स्टमक में जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके लिए हम लोग तो एक पेस्ट बन जाती है, उस पेस्ट को हम लोग बोलते हैं काइम।
इसे कंफ्यूज नहीं करना काइल से, क्योंकि काइल एक दूसरी चीज़ होती है। काइल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आप पढ़ोगे, जब एब्जॉर्प्शन होती है तो लिम्फ के अंदर फैट एब्जॉर्ब होता है, तो वो जो फैट होता है वो फैट को हम लोग काइल बोलते हैं। तो वो काइल है, ये काइम है। तो स्टमक वाला क्या है, काइम। कैसे याद करोगे, ये एम है, यहाँ इसमें भी एम आता है और स्टमक में भी एम आता है, तो काइम जो है वो स्टमक से रिलेटेड है। और ये काइम जाता है फिर ड्यूडेनम के अंदर, जो कि फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि स्टमक का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? बॉडी, फंडस, पाइलोरस, कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? योर आंसर शुड बी बॉडी। स्टमक की शेप क्या होती है? इट्स सी शेप्ड। ठीक है, सी शेप्ड। आपने कुछ और नहीं लगाना, जे शेप्ड वगैरह। स्टमक जो है वो सी शेप्ड होता है। अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछूं, बॉडी, ये जो बॉडी रीजन है स्टमक का, ये कौन सी शेप का होता है? तो दिस इज जे शेप्ड। ठीक है, बॉडी की 2 बातें आपको याद रखनी है, 3 बातें, एक और मैंने नीचे ये लिखी है कि बॉडी को हम लोग कॉर्पस भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट स्टमक का कौन सा होता है? बॉडी होता है। बॉडी इज ऑल्सो नोन एज कॉर्पस, इट्स जे शेप, वाइल स्टमक ओवरऑल अगर आपसे पूछे तो इट्स सी शेप्ड। क्लियर? अच्छा, esophageal sphincter opens is in, okay, esophageal sphincter opens in what region of stomach? Cardia, fundus, body और pylorus? esophageal sphincter कहाँ था? ओके, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे होता है esophageal sphincter। ठीक है, तो esophageal sphincter कौन से पार्ट में होता है? what is this part? this is your cardia। तो esophageal sphincter opens in cardia, cardiac region of stomach। ओके, हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, हार्ट बर्न। हार्ट बर्न का मतलब ये नहीं होता कि दिल जल रहा है, इट लिटरली मीन्स दैट समथिंग इज रॉन्ग विथ योर स्टमक। तो चाहे इसमें हार्ट आ रहा है लेकिन इट्स रिलेटेड टू स्टमक। देखो, आपका जो कार्डियक रीजन है वो बहुत करीब होता है हार्ट के। तो जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो और HCl की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, ब्लड का अपना, नॉट ब्लड, सॉरी, स्टमक का pH बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, तो जिसकी वजह से स्टमक के अंदर जलन होती है। दैट्स एसिडिटी एज वेल, जिसको आप एसिडिटी बुलाते हो। तो जो स्टमक के अंदर बर्न होता है वो हार्ट को भी फील होता है, बिकॉज आपका जो कार्डियक रीजन है स्टमक का वो बहुत करीब होता है हार्ट के, तो इसलिए आपको लगता है कि दिल के अंदर जलन हो रही है। पर इन फैक्ट द रियलिटी इज़ कि वो जो बर्निंग सेंसेशन है वो आपके स्टमक में हो रही है। ओके, स्टमक के अंदर एक हार्मोन भी रिलीज़ होता है, कौन सा? गैस्ट्रिन। ये आपको याद करना पड़ेगा, गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन रिलीज़ होता है। ये क्या करता है, जब आपने खाना बहुत ज़्यादा खा लिया तो हमें और ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस चाहिए, तो ये गैस्ट्रिन रिलीज़ होगा और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेगा कि भाई और गैस्ट्रिक जूस निकालो, और पेप्सिनोजन चाहिए हमें। क्लियर हो गया? अच्छा, स्टमक के अंदर एक एंजाइम रिलीज़ होता है पेप्सिन, लेकिन बच्चों के अंदर एक और एंजाइम रिलीज़ होता है स्टमक के अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं रेनिन। रेनिन का काम होता है मिल्क के अंदर, देखो मिल्क के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम लोग मिल्क प्रोटीन बोलते हैं, उसका नाम होता है कैसीन। कैसीन, ठीक है, ये मिल्क के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं। आपको ये प्रोटीन आपको याद होना चाहिए कि मिल्क शुगर क्या होती है, लैक्टोज होती है, मिल्क प्रोटीन क्या होता है, कैसीन होता है। तो बच्चों के अंदर, इन्फेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि बहुत छोटे बच्चे, कुछ 1 साल से छोटे, उनके अंदर रेनिन भी प्रोड्यूस होता है स्टमक के अंदर, हमारे अंदर नहीं होता। डेफिनेटली एडल्ट्स के अंदर जो मिल्क प्रोटीन है यानी कि जो कैसीन है वो डाइजेस्ट होता है पेनक्रियाटिक जूस से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस कि इन्फेंट्स के अंदर एक और एंजाइम रिलीज होता है जिसे रेनिन कहते हैं। स्टमक के अंदर पेनक्रियाटिक जूस ये काम करता है। अब क्या करता है रेनिन, क्या करता है? देखो, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है वो सॉल्यूबल फॉर्म के अंदर होता है, इसका पूरा नाम होता है कैसिनोजन। कैसिनोजन असल नाम जो है वो कैसिनोजन है। अब रेनिन जब काम करेगा, कैसिनोजन को तोड़ेगा, किसके अंदर? पेप्टोन्स के अंदर। प्रोटीन है ना, तो किसके अंदर तोड़ेगा? पेप्टोन्स में तोड़ेगा, अभी बताया था मैंने, जैसे पेप्सिनोजन करता है। तो ये क्या करता है कि सॉल्यूबल से पहले इनसॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी कि रेनिन पहले इसे कन्वर्ट करेगा इनसॉल्यूबल फॉर्म में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कैसीन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कैसीन प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स के अंदर। ठीक है, डाइजेशन हो गई प्रोटीन की। अच्छा, रेनिन का एक दूसरा नाम है कायमोसिन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इफ़ यू नीड टू नो, इट्स जस्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो हाँ, कायमोसिन बोला जाता है, कायमोसिन। बॉडी का दूसरा नाम आपको याद होना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉर्पस बोला जाता है इसे। सही है, कॉर्पस। रेनिन का दूसरा नाम होता है कायमोसिन।
कानों से। ओके, अच्छा तो अभी तक क्या क्या हमने कवर किया, स्टमक के अंदर किस किस चीज़ की डाइजेशन हुई, अभी तक कौन कौन सी चीज़ें डाइजेस्ट हो चुकी हैं। स्टमक के अंदर हुई प्रोटीन्स की डाइजेशन, और बच्चों के अंदर मिल्क की भी डाइजेशन हो चुकी है, लेकिन हम लोग बच्चों का अभी नहीं डिस्कस करेंगे, हटाओ बच्चों, अभी बच्चों वाला सीन हटा दो। सो फार वी हैव डाइजेस्टेड प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स। अभी भी अमाइनो एसिड के अंदर नहीं तोड़ा है, तो हमें तो अमाइनो एसिड चाहिए, राइट। तो अभी फर्दर डाइजेशन होगी प्रोटीन्स की इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सो फार हमें प्रोटीन्स मिले हैं जो कि पेप्टोन्स में टूट गए हैं, और माउथ के अंदर 30% स्टार्च जो है वो माल्टोज के अंदर टूटा था। तो ये दो चीज़ें टूटी, अभी तक न्यूक्लिक एसिड और लिपिड को छेड़ा भी नहीं है हमने। सो दे हैव नॉट बिन डाइजेस्टेड सो फार। दैट इज़ इट फॉर टुडे। आपका स्टमक एकदम क्लियर हो चुका है अब। अभी हमारा नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, एंड आई होप बहुत जल्दी वो भी क्लियर हो जाएगा। आई जस्ट होप कि आप सारी वीडियोस देखें, डू नॉट स्किप, बिकॉज हर वीडियो के अंदर मैंने कुछ ना कुछ नया एंड interesting चीज़ बताई हुई है। Thank you so much for watching. See you later in the next video. Until then, take care. Bye bye.